Good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्ज़ाम. कल हमने जो पढ़ा था वो हमने किया था कंप्लीट भाषा के प्रकार. तो हमने उसमें जो पढ़ा था वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि भाषा जो आप लोगों की है इसके 3 तरह की होती है, 3 प्रकार हैं इसके: मौखिक, लिखित और आप लोगों की सांकेतिक भाषा. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, आज हम पढ़ेंगे जो आप लोगों की हिंदी भाषा है इसका इतिहास क्या है और इसके दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो इसको भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है. एक छोटा सा टॉपिक है बट ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो मैं आप लोगों को सभी बता दूंगा, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने समझना है. तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास. ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो हिंदी भाषा का इतिहास और इसके जो दृष्टिकोण है वो 3 तरह के हैं. एक तो है इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है इसका भौगोलिक दृष्टिकोण, और जो आप लोगों का थर्ड वन है वो आप लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण है. तीनों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना. तो हम पहले पढ़ेंगे इसका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो क्या कहलाता है आप लोगों का. सिंपल सी बात आप लोगों ने जाननी है कि जो जगत जननी भाषा जिसे कहा जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जगत जननी भाषा किसे कहते हैं या सभी भाषाओं की जगत जननी भाषा कौन सी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए संस्कृत भाषा. संस्कृत जो आप लोगों की है ये एक तरह की मूल भाषा है, जगत जननी भाषा है. कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए. ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है अगर आप लोग पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं या आप लोग टेट के क्वेश्चन दे रहे हैं वहां पे, और आप लोगों के मेंस एग्जाम है वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो जाता है. तो इस तरह से आप लोगों ने समझना है इस चीज को. तो संस्कृत है आप लोगों की जगत जननी भाषा है. इसके कितने रूप है ये क्वेश्चन भी काफी तरह से आता है. हिंदी के भी आप लोगों के कितने रूप हैं ये समझिए. इसके 2 रूप प्रचलन में, इसके 2 ही रूप हैं. एक तो है आप लोगों की वैदिक संस्कृति, सॉरी जो वैदिक है एक, इसका कितने रूप हैं, 2 रूप हैं. एक वैदिक रूप है इसका और दूसरा होता है आप लोगों का लौकिक रूप. वैदिक रूप और लौकिक रूप, यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि वैदिक संस्कृत क्या होती है, लौकिक संस्कृत क्या होती है, वैदिक भाषा क्या होती है, वैदिक हिंदी क्या होती है या लौकिक हिंदी क्या होती है. ठीक है, सिंपल सी बात इसमें आप लोगों ने याद रखना कि वह संस्कृत जिसमें आप लोगों के वेद, आप लोगों के उपनिषद और आप लोगों के पुराण, इनको लिखा गया है. ठीक है, मतलब कि वह रूप जिसमें आप लोगों के वेद, उपनिषद और आप लोगों के पुराण लिखे गए हैं, ये आप लोगों की क्या होती है, वैदिक रूप होता है संस्कृत का या वैदिक संस्कृत. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी. तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि वेद, उपनिषद और आप लोगों के जो पुराण हैं ये किस या इनका रूप क्या है या इनकी भाषा क्या रही है, तो वैदिक भाषा रही है, वैदिक संस्कृत भाषा इनकी रही है. अब लौकिक क्या होता है, लौकिक आप लोगों का होता है जिसको जनता के द्वारा प्रयोग किया जाता है. और इसी तरह हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आप लोगों की वैदिक होती है और एक आप लोगों की लौकिक होती है. तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आप लोगों के साहित्य वगैरह होते हैं वो वैदिक हिंदी में लिखे गए हैं, और लौकिक भाषा आप लोगों की जो है वो जनता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली होती है, ये वाली चीज़. ठीक है, इस चीज़ को मैंने इसके साथ कंपेयर कर दिया. तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आप लोगों का संस्कृत का जो लौकिक रूप है ये क्या है, संस्कृत का लौकिक रूप का मतलब होता है जिस रूप को जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है.
ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो आप लोगों की लौकिक होती है, लौकिक रूप होता है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें आप लोगों की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ आप लोगों की विदेशी भाषा का भी प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। संस्कृत में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ भी रहेगी आप लोगों की। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यही है कि लौकिक हिंदी को जनता के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप लोगों की क्षेत्रीय भाषा प्लस विदेशी भाषा का प्रयोग होता है। इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज जो जो आज की जो आप लोगों की क्लास है, ठीक है, आज की जो आप लोगों की क्लास है, ये आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो आज की जो क्लास, ठीक है, आज की जो आप लोगों का हुआ वो क्षेत्रीय भाषा है, और विदेशी भाषा आप लोगों की यहाँ से दिख रही है कि एग्जाम इम्पोर्टेंट और आप लोगों की क्लास ये विदेशी भाषा है। इसीलिए इसे कहा जाता है लौकिक रूप किसी भी भाषा का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी भाषा है या कौन सी भाषा का ऐसा रूप है जिसमें किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो किसी भी भाषा का जो लौकिक रूप होता है, इसमें किसी अन्य भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्लीज इस चीज को नोट डाउन करते रहना। कल मैंने आप इसी चीज को मैं कल वाली चीज से कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाषा आप लोगों की क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो जो चीज मैंने कल पढ़ाई थी वो आज भी आप लोग समझ रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे आप लोगों ने समझते जाना है जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करता हूँ, और मैं आप लोगों को वो चीज सिखाऊंगा जो हो सकता है आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो। अगर अगर आप लोगों ने पहले पढ़ी है तो काफी अच्छी बात है, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। बिकॉज आप लोग एक चीज समझते हैं कि जिस इंसान ने पूरी जगह को घूमा होता है उसे हर चीज की नॉलेज होती है, और जिस इंसान ने कुछ एक जगह का ही भ्रमण किया होता है, शॉर्टकट यूज किए होते हैं, वो कुछ समय तक ही किसी चीज को याद कर सकता है, बट जिसने पूरी चीज को भ्रमण किया होता है उसे सभी चीज का याद रहता है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आप लोगों को हिंदी की हर एक छोटी से छोटी बात को बता सकूं, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहे वो वाला। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की जो भाषा है ये परिवर्तनशील नहीं होती, तो संस्कृत भाषा आप लोगों की क्या थी, जितनी थी उतनी ही रहती। ठीक है, तो शुरू से ही आज तक आप लोगों की कौन सी भाषा होती पूरे भारत में, तो संस्कृत भाषा ही होती। इससे किसी और भाषा का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि भाषा में परिवर्तन, लिख लेना प्लीज इसको, कि भाषा में परिवर्तन किस रूप में होता है। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि भाषा में परिवर्तन हमेशा लौकिक रूप में होगा, वैदिक रूप में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए, मैंने आपसे कहा कि वैदिक रूप में इसमें वेद, उपनिषद और आप लोगों के पुराण लिखे गए हैं, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि लौकिक रूप में किस किस कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है महाभारत, और आप लोगों ने याद रखना है रामायण। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए रहेगी। आई होप यहां से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने समझना है, जैसे आप लोगों का लौकिक की बात कर रहे थे, अब परिवर्तन तो लौकिक में होगा, वैदिक में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लौकिक में आप लोगों का परिवर्तन हुआ, और लौकिक में परिवर्तन आप लोगों का किसका हुआ, यहां से बनी आप लोगों की पाली। यहाँ में आप लोगों को जो आज का टॉपिक है आप लोगों का साहित्य एवं संस्कृत, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में भी आप लोगों का ये टॉपिक रहता है, वहां की चीजें भी मैं आज आप लोगों के साथ करता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कि वैदिक में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, या आप लोग मेंस लिख रहे हैं तो आप लोगों से पूछा जा सकता है
कि आप लोगों की जो वैदिक भाषा है इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। आई होप आप लोग सब एग्री करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग 10th क्लास में थे, 10th क्लास का आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ तो आप लोगों ने देखा जो आप लोगों के 7 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट में आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस विषय में आप लोगों की रुचि सबसे ज़्यादा होगी, आप लोगों का उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों का मैथ काफ़ी अच्छा है, हिसाब आप लोगों का काफ़ी अच्छा है और आप लोगों की साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, तो कुछ एक स्टूडेंट का रहेगा कि वो क्या चीज़ चूज करेंगे, तो वो यहाँ पे स्ट्रीम चूज करेंगे साइंस का। कुछ स्टूडेंट का रहेगा उनके हिंदी में, इतिहास में, सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स है तो वो यूज कर लेंगे आप लोगों का आर्ट्स। और कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हम कॉमर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं तो वो आप लोगों के स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉमर्स को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि वैदिक जो आप लोगों का है इसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वैदिक आप लोगों का एक तरह का कठिन विषय है, कठिन रूप है, इस कारण इसमें हमने क्या किया, परिवर्तन नहीं हुआ। और इसमें इसकी कठिनता के कारण आप ऐसे लिख देना अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि वैदिक रूप की कठिनता के कारण इसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ये चीज आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स की पूछी जाती है। तो कठिनता क्या हो सकती है, आप लोग एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं अपने अनुसार। अब हम बात करेंगे लौकिक। लौकिक के बाद आप लोगों का लौकिक भाषा जो आप लोगों की है इसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। परिवर्तन हुआ तो उससे कौन सी भाषा बनी, उससे बनी आप लोगों की पाली भाषा। ठीक है, तो पाली भाषा आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों का जो पाली भाषा है, पाली भाषा के प्रचलन के समय कौन सा धर्म था आप लोगों का, तो उस समय आप लोगों को पता है आप लोगों का बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म आप लोगों का इसका प्रचलन काफी ज्यादा था। तो बौद्ध धर्म का आप लोगों का पवित्र ग्रंथ या पवित्र धर्म कौन से थे इनके, त्रिपिटक। इसके बारे में मैंने आप लोगों को परसों बताया था हिस्ट्री की क्लास में। तो त्रिपिटक आप लोगों के त्रिपिटक आप लोगों के कौन कौन से थे, तो आप लोगों को पता है त्रिपिटक हो गया, आप लोगों का सूत पिटक हो गया और आप लोगों का अभिधम पिटक। ये किस भाषा में लिखे गए थे, इनके ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता था। ये तीनों जो आप लोगों के ग्रंथ थे वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों की जो पाली भाषा थी इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और यहाँ से एक और भाषा निकल के आ गई। कौन सी भाषा निकल के आई, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग जानते हैं जैन धर्म से है। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो आप लोगों की प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया किसको, जैन धर्म को। और जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनको क्या कहा जाता था, आगम। ये भी हमने पढ़ा था, तो आप लोग साथ में सामान्य ज्ञान भी अपना इम्पोर्टेंट जो है वो कर रहे हैं अपडेट। तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे ये वाले। तो इन सब का निर्माण किससे हुआ, लौकिक, पाली, पाली से प्राकृत, इनका सबका निर्माण किससे हुआ, तो इन सबका निर्माण हुआ था संस्कृत भाषा से। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि संस्कृत भाषा आप लोगों की जगत जननी है, इसको याद रखना आप लोगों ने, ये एक तरह की मूल भाषा है आप लोगों की। कल भी मैंने इसके ऊपर आप लोगों को बात की थी। ठीक है, तो प्राकृत के बाद क्या हुआ, जैसे ही आप लोगों की प्राकृत भाषा हुई उसके बाद आप लोगों की जो प्राकृत भाषा थी इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। कैसे, कि जो शब्द थे आप लोगों के, शब्दों का जो रूप था वो बिगड़ना स्टार्ट हो गया। शब्दों का रूप कैसे बिगड़ना स्टार्ट हुआ, देखो संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली और पाली से प्राकृत, यहाँ तक बिल्कुल एक सही भाषा चल रही थी। पर जैसे ही प्राकृत भाषा में बदलाव हुआ इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों का परिवर्तन शुरू हुआ। परिवर्तन कैसे शुरू हुआ, जो शब्दों के रूप थे उन्होंने बिगड़ना शुरू किया। किस कारण से, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो अज्ञानता, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि अज्ञानता के कारण आप लोगों का जो शब्दों का उच्चारण था या शब्दों को शब्दों के रूप को बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों का, शुरू कर दिया। उसके बाद जो उच्चारण था उससे बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया या शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का नाम है रमेश, तो लोग उसे रमेश ना पुकार कर उसे रमेश भी कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने रमेश, कोई कहेगा रामेश। जैसे किसी का नाम है जैसे मान लो किसी का नाम रामेश्वर, इसी के ही लेते हैं एग्जाम्पल, रामेश्वर।
ठीक है। अब लोग इसे रामेश्वर ना कह के छोटा कर देंगे, रामेश कह देंगे। ठीक है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये चीज है आप लोगों की। यहां से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में शब्दों का बिगड़ना स्टार्ट हुआ। शब्दों का बिगड़ना स्टार्ट हुआ। जो आप लोगों का रमेश्वर था वो रमेश्वर ना रह के रमेश रह गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का जन्म हुआ, तो इससे अपभ्रंश का जन्म हुआ। अपभ्रंश आप लोग ऐसे याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा एक प्लेन सतह होती है, प्लेन सतह में जब आप लोगों के ऐसे ऐसे भ्रंश पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो वाली चीज, मतलब कोई लचीले रूप से कोई सीधी चल रही थी चीज, उसमें क्या हुआ, टेढ़े मेढ़े भ्रंश पड़ने स्टार्ट हो गए। तो ये समझना आप लोगों ने। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा यहाँ पे आई। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अपभ्रंश भाषा का एक और प्रकार है। अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है जिसे कहा जाता है शोर श्रेणी। शोर श्रेणी, शोर श्रेणी। ओके, तो ये शोर श्रेणी अपभ्रंश है आप लोगों का। तो शोर श्रेणी अपभ्रंश से निर्माण हुआ है आप लोगों की भाषा हिंदी भाषा का। ठीक है, तो ये एक पूरी तरह की इनका एक इतिहास था, एक छोटा सा आप लोगों का इतिहास था। कैसे समझा आप लोगों ने, पूरी बात आप लोगों को समझ आ गई। मैं आप लोगों को इसका छोटा सा चार्ट बता देता हूं, आप लोग भी इसका एक चार्ट बना लो तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखाया था संस्कृत। संस्कृत के दो रूप बताए, वैदिक, और एक मैंने बता दिया आप लोगों को लौकिक। वैदिक रूप था, इसमें कठिनता के कारण इसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। बट जो इसका लौकिक रूप था उसमें धीरे धीरे विकास हुआ। लौकिक में थोड़ा परिवर्तन हुआ तो आप लोगों की पाली भाषा बन गई। पाली किससे संबंध है, बौद्ध धर्म से, ऐसे याद रख लेना, त्रिपिटक वाला। उसके बाद पाली में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आप लोगों की प्राकृत भाषा आ गई। फिर आप लोगों की प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंध थी। प्राकृत भाषा में थोड़ा शब्दों का उच्चारण के कारण, शब्दों के उच्चारण के कारण, अज्ञानता के कारण इसमें क्या हुआ, इनका रूप बिगड़ना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे अपभ्रंश आ गई आप लोगों की। वो अपभ्रंश भाषा का ही एक प्रकार है जिसे कहा जाता है शोर श्रेणी। और शोर श्रेणी अपभ्रंश से ही आप लोगों का निकल के आई कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोग गलत नहीं करेंगे। अब यहां से आप लोगों को, चलो मैं ही एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। पहला ऑप्शन आप लोगों का है संस्कृत। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को मान लो दे दिया अपभ्रंश। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है शोर श्रेणी। और चौथा दे दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है। तो निकट की चीज को देखना है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है शोर श्रेणी से। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का शोर श्रेणी होना चाहिए। मान लो आप लोगों को एग्जाम में शोर श्रेणी नहीं दिया है, तो आप लोगों को क्या दिया है, संस्कृत और अपभ्रंश। तो किससे हुआ होगा, नियर बाई क्या रहेगी, नजदीक देखेंगे अपभ्रंश। और अपभ्रंश नहीं दिया है तो आप लोगों का संस्कृत होगा। और संस्कृत आप लोगों की क्या है, मूल भाषा है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी मूल भाषा से हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना आपका आंसर होगा संस्कृत भाषा। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। तो ये आप लोगों का क्या था, इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद इसका दूसरा दृष्टिकोण पढ़ेंगे, वो है आप लोगों का भौगोलिक दृष्टिकोण। तो इसका जो भौगोलिक रूप है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, वो आप लोगों का क्या होगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो आप लोगों की है पूरे भारत में कहाँ पे बोली जाती है, तो याद रखना भारत के मध्य भाग या मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, भारत के मध्य भाग या मध्य भारत में बोली जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट का जो आप लोगों का होगा
वहां पे बोली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। पूर्व से लेके पश्चिम तक बोली जाती है, जो कहने की बात है गंगा और यमुना के मैदानी भागों में ही बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लेना कौन कौन से आप लोगों के होंगे। आप लोगों ने याद रखना है जैसे आप लोगों का राजस्थान, इसके बाद आप लोग याद रखना झारखंड। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसको आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसमें भी समझ जाओगे आप लोग। बिहार, फिर आप लोगों का उत्तर प्रदेश, फिर आप लोगों का आ जाएगा इसमें मध्य प्रदेश भी आएगा, और इसके अलावा आप लोगों का हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा आप लोगों ने हरियाणा याद रखना है। हरियाणा के अलावा आप लोगों का छत्तीसगढ़ भी होगा। छत्तीसगढ़ के अलावा आप लोग याद रखें, हाँ दिल्ली भी आप लोगों का आएगा इसमें। और इसमें आप लोगों का एक यूनियन टेरिटरी भी है जो आप लोगों का अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है आप लोगों का। ठीक है, तो ये याद रखना, इनमें से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो भौगोलिक इतिहास, जो भौगोलिक दृष्टिकोण है वो इतना सही आप लोगों का है। इसके बाद आप लोगों ने इसका राजनीतिक एवं संवैधानिक दृष्टिकोण याद रखना। तो जीके का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, जो आप लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से आप लोगों को पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इसका राजनीतिक भी कह सकते हैं और आप लोगों का संवैधानिक दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। तो संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का संविधान है, जब मैंने आप लोगों को कभी भारतीय इतिहास, आप लोगों को जब भारतीय राज्य व्यवस्था की आप लोगों को क्लासेस लगाई थी, उसमें मैंने अनुच्छेद या अनुसूचियां आप लोगों को पढ़ाई थी, तो वहां मैंने आपको बात की थी कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है, इसमें किसका प्रावधान है आप लोगों का, भाषा संबंधी प्रावधान है आप लोगों का। किसका प्रावधान, भाषा संबंधी प्रावधान है। इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और उन 22 भाषाओं में आप लोगों को हिंदी का भी एक स्थान है। ठीक है, मैंने सारी लिखवा दी थी आप लोगों को, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों की हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा आप लोगों की राजभाषा का इसको दर्जा प्राप्त है। तो ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी चर्चा कौन से संविधान के भाग में की गई है, इसकी चर्चा की गई है भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। 343 से 351 तक आप लोगों की चर्चा की गई है। अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर राजभाषा क्या होती है। राजभाषा आप लोगों की क्या होती है, राजभाषा को समझने से पहले आप लोग कुछ पारिवारिक शब्दों को समझिए। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक याद रखना आप लोगों ने बोली, फिर आप लोगों ने याद रखना है भाषा, फिर आप लोगों ने याद रखना है मातृभाषा, फिर आप लोगों की याद रखना आप लोगों ने राजभाषा, फिर आप लोगों को ने याद रखना है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब बोली क्या है आप लोगों की, एक क्वेश्चन पूछा गया था एलाइट के मेंस में और सब इंस्पेक्टर के मेंस में भी पूछा गया है। बोली और भाषा, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे हैं जो पारिवारिक आप लोगों के शब्द हैं, या ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि जो समान रहते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये समान होते हैं आप लोगों के, याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिए कुछ एक चीजें की, कि जहाँ पे इनकी समानता होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बोली और भाषा में समानता होने के कारण क्या होता है। जैसे इनमें समानता होगी तो ये किस काम आते हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के आते हैं, ये दोनों आप लोगों की जैसे बोली है भाषा है, ये दोनों विचार अभिव्यक्त करने के लिए काम आते हैं आप लोग। ये आप लोगों के विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। ठीक है जी,
ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये तो इसकी होगी समानता, और अगर इसमें असमानता आ जाए तब क्या करेंगे हम? तो अंतर क्षेत्र अगर आप लोगों का होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि बोली का जो आप लोगों का अंतर क्षेत्र होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अंतर क्षेत्र मतलब इसका दायरा कितना होता है? इसका दायरा होता है सीमित, ठीक है, इसका दायरा होगा सीमित। जैसे जैसे बोली का दायरा होगा बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये किसका रूप धारण कर लेगी? ये भाषा का रूप धारण कर लेगी। इसी कारण आप लोगों की जो भाषा होती है, भाषा का जो अंतर क्षेत्र होता है, ये कैसा होता है? असीमित होता है आप लोगों का। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखने। भाषा आप लोगों की, अगर आप लोगों की बोली व्यापक रूप में बोली जाए तो आप लोगों की भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो इसका याद रखना, व्यापक रूप आप लोगों का होता है। ओके। और जैसे जैसे आप लोगों की जो भाषा होती है, ऐसे आप लोगों की एक भाषा है, भाषा का अगर आप लोगों का रूप कम होता गया, व्यापक रूप होता गया, मतलब इसका क्षेत्र कम होता जाएगा, तो ये बोली का रूप धारण कर लेती है। इस तरह भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने सीधी सी बात याद रखनी है। इसके बाद ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप, कि भाषा आप लोगों की होती है, ये भाषा और बोली में समानता ये है कि ये विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। कहने की बात, एक पर्सन से, एक समूह से दूसरे समूह को अपना विचार अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करने का माध्यम बनती है भाषा और बोली। पर बोली आप लोगों के एक सीमित क्षेत्र में होती है और भाषा आप लोगों की व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र अगर आप लोगों का असीमित हो जाता है, मतलब व्यापक रूप से बढ़ना शुरू कर जाता है, तो भाषा का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा मातृभाषा। मातृभाषा आप लोगों की क्या है? मातृभाषा होती है आप लोगों की जो आप अपनी माता के मुख से सीखते हैं, इसे मातृभाषा कहते हैं। माता के मुख से सीखे जाने वाली कौन सी भाषा है? सीखे जाने वाली भाषा। और इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि ये विस्तार कहाँ से प्राप्त करती है, मतलब इसका विस्तार कैसे बढ़ता है, दायरा इसका कैसे होता है? तो इसका जो विस्तार होता है किसी परिवार से, मतलब आपके परिवार से हो सकता है और आपके समाज से। आपको हर चीज आपकी मदर तो नहीं सिखाती है, आप अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं, आप अपने समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मातृभाषा आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो मातृभाषा होती है इसकी कुछ विशेषता भी है, तो इसकी विशेषता भी होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विचार अभिव्यक्ति, ये प्लीज लिखते रहना साथ साथ आप लोग, का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या है आप लोगों का? तो वो आप लोगों की मातृभाषा होती है। ठीक है, मातृभाषा आप लोगों की विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है। ओके। इसके बाद राजभाषा। राजभाषा को आप लोग नॉर्मल से वर्ड में समझ लेना कि किसी भी राज्य, राज्य को यहाँ पे बात की जा रही है देश के रूप में, किसी भी राज्य या देश के प्रशासन के प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा होती है वो राजभाषा आप लोगों की होती है। और राजभाषा मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके अनुच्छेद भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। या आप ऐसे भी के, हाँ ऐसे ही ठीक रहेगा, इतनी सी ही आप लोगों ने याद रखना कि राज्य के शासन संबंधी कार्य के संचालन होने वाली भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। ठीक है। इसके बाद आप लोग का राष्ट्रभाषा आती है। राष्ट्रभाषा आप लोगों की क्या है? और हिंदी आप लोगों की राजभाषा है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। राष्ट्रभाषा क्या है आप लोगों की? राष्ट्रभाषा होती है आप लोगों की कि किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा आप लोगों की राष्ट्रभाषा का कहलाती है। ठीक है, किसी राष्ट्र की अधिकांश
जनता द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हिंदी आप लोगों की राष्ट्रभाषा है? हिंदी आप लोगों की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसका उल्लेख मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया था कि आप लोगों की टोटल अनुसूची 8 में कितनी भाषा संबंधी बात की गई है? टोटल 22, और 22 में हिंदी भी आप लोगों की आती है। ठीक है, तो ये भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो इसी में आप लोगों का आ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों की थी, इसमें आप लोगों का कंप्लीट होता है। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा व्याकरण का रहेगा। व्याकरण में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या रहेंगी? एक वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, और वाक्य विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम कल बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद। और कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे मैसेज कर देना। धन्यवाद।